Hello guys, welcome back to my channel. This is Alicia Oberoi, your guide for JKSSP FA 2026. So students, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना एक बहुत ही ज्यादा important topic करने वाले हैं, which is your factors of production and law of production. ठीक है, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम कुछ MCQs भी करेंगे. तो जस्ट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू वन थिंग, आप सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आई कैन रीच मोर सच स्टूडेंट्स लाइक यू. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनना काफी लाजमी है. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली योर मेन टॉपिक, वन ऑफ द टॉपिक्स जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स, it is the base. Actually factors of production is like a base for all other topics of economics जो आपने पढ़ रहे हैं. ठीक है, मैंने काफी बार बोला होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पिछली थियोरी भी की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, उसमें भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की है. तो व्हाट आर दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है बच्चे, देखो हमें आउटपुट बनाना होता है. एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, यू हैव टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. आपको प्रोड्यूसर को आउटपुट को प्रोड्यूस करना पड़ता है. अब इस आउटपुट को बनाने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच यू रिक्वायर, जिनको हम बोलते हैं इनपुट्स. ठीक है, वो इनपुट्स जिसको यूज करके आप ये आउटपुट बना रहे हो या एक प्रोड्यूसर आउटपुट बना रहा है, उनको बोलते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. गुड्स कौन से? योर आउटपुट्स. दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे आर ऑल्सो नोन एज इनपुट्स, क्योंकि इनको यूज कर कर आप क्या बनाते हो? यू आर प्रोड्यूसिंग योर आउटपुट. ओके बच्चे, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी. ठीक है, आपको पेशेंटली, ठीक है, आपने सारी वीडियो देखनी है. उसके बाद आपने एमसीक्यूज, लास्ट में एमसीक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल जेपीएसएसबी में आए गए हैं, आपको वो भी लगाना. फिर जाकर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा. अभी मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रही हूँ. उसके बाद हम पूरा पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे जनरल इकोनॉमिक्स का, और हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं. कुछ भी ऐसा ना हो कि जो आपको ना आता हो. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा. अगर आप एंड तक वीडियो को देखोगे तभी आपको टॉपिक की क्लैरिटी आएगी. प्लस आप एमसीक्यूज के बाद यू विल गेन कॉन्फिडेंस ओवर द टॉपिक. ठीक है, अब इनपुट्स की बात करें, बेसिकली देयर आर फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन इज लैंड, अनदर इज लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, अगर हम लैंड की बात करें ना, दिस इज अ जनरल टर्म विच इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस. अब लैंड मतलब सारे के सारे इकोनॉमिक्स में जो भी इनपुट्स हैं, जो भी इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं एंड दे आर ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वो हम कैटेगराइज करेंगे अंडर लैंड. ठीक है, लैंड यहाँ पे खाली जमीन नहीं है, लैंड यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है. अगर हम लेबर की बात करें, लेबर क्या है? लेबर वो बेसिकली योर एम्प्लॉयज, वो टेक्नीशियंस जो सारा अपना मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं दिमाग से, और फिजिकली आपको आउटपुट को एक्चुअली बनाकर दे रहे हैं. एंड why are they doing this? They are doing this to earn income, and this income is in the form of wages and salaries. ठीक है जी. फिर आपको अगर कुछ चीज बनानी है, आउटपुट बनाना है, फॉर दैट यू माइट रिक्वायर कैपिटल. कैपिटल बेसिकली इट इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. कहते हैं ना, पैसे को पैसा बनाता है. दिस कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ liquid assets, or it can be in the form of fixed assets like your machines, tools, equipments. इन सबको हम कैटेगराइज करेंगे अंडर कैपिटल.
ठीक है। अब याद रखो बेटा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि लैंड के बदले में जो फैक्टर इनकम हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लैंड के बदले में आप फैक्टर इनकम रेंट कमाते हो, लेबर के बदले में आप वेजेस एंड सैलरीज कमाते हो, और कैपिटल के बदले में व्हाट आर यू अर्निंग, द फैक्टर इनकम यू आर अर्निंग इज योर इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो बाकी फैक्टर्स को अरेंज करता है, एक एंटरप्राइज को या एक इंडस्ट्री को या एक फर्म को चला रहा है, और वो सारे फैक्टर्स को अरेंज कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है ऑर्गेनाइज करने के बाद। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली द मालिक, ओनर, जो बाकी सारे फैक्टर्स को अरेंज कर कर एक्चुअली में काम निकाल रहा है। काम कर लेबर रहा है, लेकिन सबको अरेंज करना, इन सब फैक्टर्स को अरेंज करना, इस लेबर को भी अगर तनख्वाह देगा, अगर इस लेबर को भी अपॉइंट कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। वेल्थ कौन लगा रहा है, एंटरप्रेन्योर लगा रहा है। सो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज अरेंजिंग एवरीथिंग एंड he is organizing everything, and in return what he is earning, वो earn क्या फैक्टर इनकम कर रहा है, वो फैक्टर इनकम जो earn कर रहा है उसका नाम होता है आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए सब कुछ कर रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो वो क्यों करेगा। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बस दीज आर द मेजर थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके इनपुट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप आउटपुट बनाते हो। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बोलो या आगे हम पढ़ेंगे आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ये सब इसके अंडर आएगा। इसके अंदर हमने 2 लॉस पढ़ने हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन विच इज एप्लीकेबल अंडर शॉर्ट रन एंड योर रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, दोनों लॉज हमने पढ़ने हैं, हमने कोई भी स्किप नहीं करना क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ चांस, क्योंकि हमने 10 on 10 लेने हैं इकोनॉमिक्स में। बेटा अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट। आप इनपुट की बात की, इनपुट क्या हो गया? इनपुट हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। मतलब कितना इनपुट लगाकर मुझे कितना आउटपुट मिलेगा, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैं लेबर भी लगा रही हूं, अगर मैं कैपिटल, के मींस कैपिटल एंड एल मींस लेबर, अगर मैं लेबर और कैपिटल लगा रही हूं तो उससे मुझे कितना आउटपुट मिलेगा। मैं कितना कैपिटल बढ़ाऊं तो मुझे कितना और ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन के 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है आपके पास लॉन्ग रन। और ये डिपेंड किस पे करता है? आपके फैक्टर्स के ऊपर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है जी। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी आप 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। एक होते हैं आपके वेरिएबल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है जी। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो वैरी करते हैं, विच कैन चेंज। ठीक है। जो भी गिवन टाइम आपको दिया गया है उसमें जो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं उनको बोलते हैं हम वेरिएबल फैक्टर्स। और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं कि जो भी आपके पास टाइम फ्रेम है उसमें फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब जो वेरिएबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं दे कैन वैरी, दे कैन चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, मैं और ज्यादा रॉ मटेरियल लगाऊंगी। मुझे ज्यादा लेबर चाहिए, मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, और ज्यादा पावर और ज्यादा फ्यूल को इंक्रीज कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स की बात करें ना, तो वेरिएबल फैक्टर्स शॉर्ट रन में भी एप्लीकेबल हैं, ये लॉन्ग रन में भी एप्लीकेबल है। लॉन्ग रन मीन्स 1 साल से ज्यादा। ठीक है। शॉर्ट रन में भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आज मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकती हूँ, कल मुझे नहीं करनी तो मैं कम कर लूंगी। मतलब आप इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स
जिनमें आप इजीली चेंज नहीं ला सकते शॉर्ट रन में। देखो बेटा, एक हो गया शॉर्ट रन पीरियड, एक हो गया आपके पास लॉन्ग रन पीरियड। ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड में आपके दोनों फैक्टर्स आते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, फिक्स फैक्टर्स भी होते हैं। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, मतलब आपके फिक्स फैक्टर्स भी आपके वेरिएबल बन जाते हैं। अब शॉर्ट रन मतलब आपके पास टाइम कम है, एक साल के अंदर अंदर आपको चेंजेस करनी है। आप कुछ फैक्टर्स में इजीली चेंज कर सकते हो, और कुछ फैक्टर्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, क्योंकि इसमें इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, आप कुछ फैक्टर्स में इजीली चेंज नहीं ला सकते शॉर्ट रन में। लेकिन इन्हीं फैक्टर्स में, जैसे अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करनी है, तो मैं वो 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कर सकती हूँ। अगर मुझे लैंड में इंक्रीज करना है, वो भी मैं 5 साल, 20 साल, 10 साल में कर सकती हूँ। तो लॉन्ग रन में ये फिक्स फैक्टर्स भी वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, फिक्स फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनमें आप शॉर्ट रन में चेंज ला सकते हो, शॉर्ट रन प्लस लॉन्ग रन में भी चेंज ला सकते हो। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज्यादा आउटपुट, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ दीज फैक्टर्स, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सेट्रा। Now when we talk about fixed factors वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं ला सकते। मतलब आपके पास टाइम कम है, इसीलिए आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट लेवल यू कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। ठीक है, इट इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस कि आप बार बार बोलो अब प्रोडक्शन बढ़ानी है, अब मैं अपने प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ा लेती हूँ, आज कल मुझे कम करनी है तो मैं कम कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो शॉर्ट रन में इन फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूं, शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड जहां पर यू कैन चेंज द फैक्टर्स। आप फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो। आप सॉरी, शॉर्ट रन इज द पीरियड जिसमें आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। आप रॉ मटेरियल में चेंजेस ला सकते हो, आप लेबर में चेंजेस ला सकते हो, लेकिन आप प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग्स में चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, इन शॉर्ट रन some factors are variable and some factors are fixed। लेकिन लॉन्ग रन की बात कीजिए, शॉर्ट रन में आप कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स आर योर वेरिएबल। उस टाइम पर आपके फिक्स फैक्टर्स भी वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में आप फैक्ट्री साइज चेंज कर सकते हो, नई प्रोडक्शन टेक्निक ला सकते हो, आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी को खरीद सकते हो, आप सारे फैक्टर्स में चेंजेस इजीली ला सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज बेसिकली अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी। एक बिजनेस में, एक इंडस्ट्री में ओवर अ सर्टेन पीरियड कितने प्रोडक्ट मींस कितनी वॉल्यूम ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब कि एक इंडस्ट्री में या एक बिजनेस में कितनी वॉल्यूम ऑफ गुड्स आर बीन प्रोड्यूस्ड। ओके, now when we talk about product, the definition of product, this word product can be categorized into total product, marginal product and average product। अब टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स which is produced by a firm in a given period of time with the given inputs। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स कौन से? आपका आउटपुट। जैसे मैं बोलूं, मैंने 3 यूनिट्स लगाए लेबर के, मुझे 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिला। मैंने 4 लेबर लगाए, मुझे 60 यूनिट्स मिला। मैंने 5 लेबर लगाए, मुझे 70 मिला। ठीक है, तो मतलब कितने टोटल फैक्टर्स लगाकर मुझे कितना टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी।
ठीक है। अगर मुझे टोटल क्वांटिटी को या टोटल फिजिकल क्वांटिटी टीपीपी बोलो या टीपी बोलो, अगर इसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड को तो नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है टीपी इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एमपी। पहले मैं एमपी समझा देती हूँ, फिर मैं टीपी के पास आऊंगी कि इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी। एमपी का मतलब होता है कि अगर मैंने एक और यूनिट लगाया इनपुट का या एक और यूनिट फैक्टर का लगाया तो कितना एडिशनल आउटपुट मुझे मिला, कितना एडिशनल प्रोडक्ट मिला। 3 लेबर लगाकर 50 यूनिट मिले थे, 4 लेबर लगाकर 60 यूनिट मिले, तो मतलब मैंने जब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो मुझे कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिला, दैट इज योर एमपी। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसका फॉर्मूला भी मैं शेड्यूल से आपको समझाऊंगी। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, इसका ये भी फॉर्मूला, ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर, ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। नेक्स्ट आ गया आपके पास एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 3 लेबर पर मुझे 18 यूनिट्स प्रोडक्शन मिली, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा, 18/3। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन योर लेबर पर यूनिट। एक उस पर यूनिट पर, जैसे अगर मैं बोलूं 3 लेबर पर मुझे 18 मिल रहा है, तो एक लेबर पर कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 6। सो दिस इज एवरेज प्रोडक्ट, मतलब पर यूनिट आउटपुट कितना मिल रहा है विद योर वेरिएबल, एक वेरिएबल लगाकर। ये आ गया आपका फॉर्मूला टीपी अपॉन एल। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका रिलेशनशिप। उसके लिए मुझे थोड़ा शेड्यूल को छोटा करना पड़ेगा। ओके, सही डायमेंशन पे आते हैं। ओके, अब अगर हम टीपीएमपी की बात करें, ये आगे आपके फिक्स फैक्टर्स, ये आगे आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स, ये है आपके पास टीपी और ये है आपके पास एमपी। फिक्स फैक्टर्स तो ऑब्वियसली आपको पता है, शॉर्ट रन की बात की जाए फिक्स फैक्टर्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो दीज विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए मुझे वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 to, जब मैंने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया, उससे मेरा टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता गया, इंक्रीज हुआ। पहले टीपी इंक्रीज हुआ 5 से, उसके बाद 13 माइनस 5 8 से इंक्रीज हुआ, उसके बाद 14 से इंक्रीज हुआ, उसके बाद 9 से हुआ, उसके बाद 4 से हुआ, उसके बाद 0, उसके बाद -5। अगर मैं बात करूं टीपी, अब मैंने बोला था टीपी इक्वल्स टू समिशन एमपी, मतलब एमपी का टोटल इज इक्वल टू टीपी। टीपी मेरा इस थर्ड लेवल पर कितना है, 0 प्लस 5 प्लस 8, मतलब यह है ना टीपी मेरा। अगर मैं इस टीपी की बात करूं, थर्ड लेवल जब मैं 3 लेबर लगाया, मेरा टीपी 27 है। कैसे आया, 5 प्लस 8 प्लस 14। अगर आप 5 प्लस 8 प्लस 14 करो कितना आएगा, 27 ही है। मतलब एमपी को टोटल करते जाओगे आपको टीपी मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि टीपी फिफ्थ लेवल ऑफ लेबर पे कितना है, तो 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 4, इसको सबको टोटल करोगे, सबमिशन ऑफ एमपी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टीपी मिल जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब बोलता है कि एमपी का फॉर्मूला है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अगर मुझे एमपी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 4th यूनिट पर, तो टीपी 4th यूनिट पर माइनस टीपी 4 माइनस 1 थर्ड यूनिट पे। टीपी 4th यूनिट पे कितना है, 36। टीपी 4 माइनस 3 थर्ड यूनिट पर कितना है, 27। 36 माइनस 27 कितना होता है, ऑब्वियसली दिस। अगर मैं बोलूं सेकंड पे, 13 माइनस 5 कितना होगा, 8। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है। अब पेपर में क्या आएगा बेटा, पेपर में आएगा आपका लॉ ऑफ
वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहां पर लिखा है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स अगर हम समझें, मुझे और ज्यादा डायमेंशंस को पेज की छोटा करना पड़ेगा ताकि आपके एक ही पेज पे सब कुछ आ जाए, to make things more easy to understand. इकोनॉमिक्स में ना मैं अपने बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ, जब भी याद करनी है ना कोई चीज, तो डायग्राम की हेल्प से करो। देखो, पहले टीपी इंक्रीज कर रहा है, पहले 5 से इंक्रीज किया, फिर 8 से किया, फिर 14 से किया, फिर 9 से किया। तो पहले जब पहली स्टेज देखी जाए, जब टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज तो कर रहा है 5 13, इंक्रीज तो बाद में भी कर रहा है, लेकिन रेट पहले देखो, पहले 5 से बढ़ रहा है, फिर 8 से बढ़ रहा है, फिर 14 से बढ़ रहा है। तो पहले जो टीपी का रेट है वो इंक्रीजिंग है। तो पहले टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किस रेट पर, एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद टीपी इंक्रीज कर रहा है, 9 से बड़ा, 4 से बड़ा, इंक्रीज किया। पहले टीपी इंक्रीज किस पे किया, इंक्रीजिंग रेट पर। उसके बाद टीपी इंक्रीज किया किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। उसके बाद टीपी किस रेट पर बढ़ रहा है, यहां से जो बढ़ना शुरू हुआ ना, वो हुआ डिक्रीजिंग रेट पर। उसके बाद टीपी पहुंचा अपने मैक्सिमम पर। उसके बाद टीपी क्या हो गया, फॉल कर गया। और एमपी की बात की जाए, एमपी पहले राइज किया, ठीक है, मैक्सिमम पे पहुंचा, उसके बाद फॉल किया, 0 पे पहुंचा, और उसके बाद एमपी नेगेटिव पहुंच गया। उसके बाद एमपी क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। उसके बाद एमपी क्या हो गया, नेगेटिव पे पहुंच गया। तो आपने इसका रिलेशनशिप कैसे पढ़ना है, आपने बोलना है कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, उस केस पे एमपी क्या कर रहा है, एमपी राइज कर रहा है। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, उस केस में एमपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर फॉल कर रहा है लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, ये पॉइंट, तो एमपी कहां पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। और जब टीपी फॉल करना शुरू हुआ, एमपी क्या हो गया, एमपी आपका नेगेटिव हो गया। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, एमपी राइज कर रहा है। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, उसमें एमपी फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव। उसके बाद जब टीपी मैक्सिमम पे पहुंचा, ये टीपी है, ये एमपी है, तो एमपी उस केस में 0 पे पहुंच गया। जब टीपी फॉल किया, तो उस केस में एमपी भी फॉल किया और नेगेटिव। सो दिस इज द रिलेशन विच इज इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको रीड कर लेना। उसके बाद आप रिलेशनशिप पढ़ोगे एपी एंड एमपी का। एपी और एमपी सॉल्व कैसे करना है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल। 5 upon 1 is 5, 13 upon 2 is 16.5, 27 upon 3 is 9, 36 by 4 is 9। तो एपी का फॉर्मूला कितना होगा, टीपी अपॉन एल, और एमपी का होगा चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। चेंज इन टीपी इज जो भी होगा अपॉन योर चेंज इन एल। एल कितने से चेंज हो रहा है, 1 से, तो 13 माइनस 5 इज 8, 8 बाय 1 इज 1, 27 में से 13 गया 14, 14 माइनस अपॉन 3 माइनस 2 1। तो चेंज, इसमें चेंज आएगा और उसमें एग्जैक्टली वो टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर हम रिलेशनशिप देखें एपी और एमपी के बीच का, ठीक है, ये आ गया आपका एमपी, ये आ गया आपका एपी। जब आपका एमपी इज मोर देन एपी, जब आपका एमपी ज्यादा है एपी से, तो उस टाइम पर एपी क्या कर रहा है, एपी क्या कर रहा है आपका, राइज कर रहा है। जब आपका एमपी, जो कर्व ऊपर हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा है,
जब आपका एमपी इज लेस देन एपी, एपी क्या कर रहा है उस केस में, एपी आपका फॉल कर रहा है। एमपी एपी के जब बराबर होता है, ये वाला पॉइंट, तब उस टाइम पर एपी अपने मैक्सिमम पे होता है। ठीक है, एमपी जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपी कभी जीरो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जब एपी इंक्रीज कर रहा है तब एमपी एपी से बड़ा है, जब एपी कांस्टेंट हो गया या अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो गया तो एमपी एपी के बराबर हो गया। जब एमपी फॉल कर रहा है, एमपी इज लेस देन एपी, एपी एमपी जीरो नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन एपी हमेशा पॉजिटिव रहता है और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमारे ना 11th में सॉरी, इसको हम लिखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 मार्क्स का टॉपिक होता है ये, जब हमारे 11th के एग्जाम होता है और गारंटी टॉपिक होता है, तो आप भी मान के चलिए यहाँ से आपको भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमने 2 लॉज करने हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन करना है और एक हमने लॉ करना है आपका रिटर्न्स टू स्केल। और मैंने आपको एक चीज बोली है बच्चों कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अपनी पेशेंस लूज मत कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा और ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी ये टॉपिक आपका एमसीक्यूज के साथ आपको कंप्लीट टॉपिक मिले। आई कैन मेक शॉर्ट वीडियोस फॉर यू इस टॉपिक की, लेकिन मुझे लगता है कि वो वर्दी नहीं रहेंगी। वो 15-15 मिनट की जो वीडियोस होती है उसमें आपका वो जो कंटेंट है वो मेजर कंटेंट मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए अगर ये मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो तो हो जाएगी, लेकिन एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, सारे लॉज और जो सारे इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। सो इट इज बेटर दैट वी कंप्लीटेड टुडे, और आप पेशेंटली एंड तक बनी रहिएगा ताकि ये टॉपिक तो आपका जनरल इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाए। तो ये जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, इस लॉ में क्या पढ़ते हैं हम, इस लॉ में हम वही पढ़ते हैं जो हमने रिलेशनशिप में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये कहां पर एप्लीकेबल है। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और ये लॉ कहता है कि इन टर्म्स ऑफ टीपी, अगर आप और ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को लगाओ फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ, तो टीपी पहले इंक्रीज करता है किस रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर, उसके बाद वो इंक्रीज करता है किस रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर, उसके बाद वो क्या करना शुरू हो जाता है, फॉल करना शुरू हो जाता है, जो हमने रिलेशनशिप में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी कर्व कैसा था, इस तरीके का। एमपी पहले क्या करेगा, राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, उसके बाद फॉल करेगा लेकिन पॉजिटिव, उसके बाद जीरो में पहुंचेगा, उसके बाद एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को लगाओ फिक्स फैक्टर्स के साथ तो एमपी की ये कंडीशन बनती है। उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड द एजम्पशंस। एजम्पशन हमने ये देखनी है कि भाई जो रेशो है जिनमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम शेड्यूल देखें, ये आ गया हमारा शेड्यूल, रेशो क्या है, पहली रेशो क्या बनी, 1:0, 1:1, 1:2, 1:3, मतलब आपकी रेशो चेंज हो रही है। तो जिस रेशो में आपने फैक्टर्स को कंबाइन किया है वो आपकी रेशो चेंज हो सकती है। और देखो बच्चे, मैंने शॉर्ट रन बोला इसीलिए मैंने कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रखा और दो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज किया। ठीक है, दूसरी चीज, आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस मतलब अगर मैं लेबर ले रही हूँ तो लेबर इज इक्वली एफिशिएंट, ऐसा नहीं है कि एक आलसी इंसान है काम करता नहीं है, एक काम ही करता रहता है, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर का काम करके देते हैं। ठीक है जी, अगला जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी पूरी स्टडी के दौरान। आपने जो टेक्नोलॉजी रखनी है इट शुड बी वेरी मच कांस्टेंट। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते आप टेक्नोलॉजी को। अब इसमें आती है आपकी 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2,
स्टेज 3। स्टेज 1 को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। स्टेज 2 को बोलते हैं आप डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसको बोलते हैं आईआरएफ, इसको बोलते हैं डीआरएफ, और इस स्टेज को बोलते हैं एनआरएफ, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो पहली स्टेज में आप इसको बोलते हैं, पहली स्टेज को यहां तक जो है उसको बोलोगे आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि आप जितने ज्यादा फैक्टर्स लगाते जाओगे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, और टीपी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाएगा। दूसरे स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की जितना आप ज्यादा फैक्टर लगाते जाओगे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज करता जाएगा। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब जितना आप वेरिएबल फैक्टर लगाते जाओगे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता जाएगा। पहली स्टेज में टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे में इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, और तीसरे में इट इज इंक्रीजिंग एट इट इज बेसिकली फॉलोइंग, ठीक है। ये ही आपकी डायग्राम बता रही है। ये आ गई आपकी आईआरएफ, ये आ गई आपकी डीआरएफ, और ये आ गई जब नेगेटिव हो गया तो एनआरएफ, ठीक है। बाकी ये दीज आर द स्टेजेस। पहली में एमपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी में डिमिनिश कर फॉल कर रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। फिर बेटा आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस स्टेज पे मिलेगा। सॉरी, कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मतलब लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, ठीक है। मतलब उसको इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है, और वो जीरो कब होती है, स्टेज नंबर 2 में। कि जितनी मर्जी और फैक्टर लगाए उसको मार्जिनल प्रोडक्ट या एफिशिएंसी अब नहीं मिल रही, तो सेकेंड स्टेज पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में उसको इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, ठीक है। आईआरएफ में जितने ज्यादा फैक्टर्स लगाते जाओगे उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा, तो यू विल नॉट स्टॉप फॉर एक्सपैंडिंग, क्योंकि आपको प्रॉफिट अभी भी जनरेट हो रहा है। तीसरी स्टेज पे आप प्रोड्यूस नहीं करोगे क्योंकि यहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहा है, आपको नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड स्टेज इट इज द पॉइंट वेयर यू द प्रोड्यूसर विल गेट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पर हमको जाकर पता चलेगा कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर है, वॉटेवर अगर फैक्टर्स लगाओगे तो आपको लास्ट पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी का आपका पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये सिंपल है, इसमें यही बताता है कि जैसे जैसे आप फैक्टर्स लगाते जाओगे योर मार्जिनल प्रोडक्ट विल गो ऑन फॉलोइंग। सिंपल सेम चीज है कि एज यू यू नो पुट मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा इनपुट्स लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें यही है। एज यू इंक्रीज द फैक्टर्स योर एनपी, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, द यू विल गेट as you increase the factors you will get your productivity will go on decline. Okay, नेक्स्ट लॉ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन। रिटर्न्स टू फैक्टर इज इन शॉर्ट रन एंड दिस इज इन लॉन्ग रन। दिस इज अ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है जी। अब इसमें क्या आपको मिलेगा, इसमें भी आपको 3 स्टेजेस मिलेंगी, इंक्रीज डिक्रीज एंड ऑल। इसमें भी मुझे स्लाइड कम करनी पड़ेगी। अब इसमें भी मैंने कैपिटल भी बढ़ाया और मैंने लेबर भी बढ़ाया, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स को इंक्रीज करना है। वो कहता है कि जैसे ही आपने परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, जैसे आपने ही लेबर कैपिटल को इंक्रीज किया, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
तो वो आपको क्या, वो स्टेज क्या है आपकी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है जी। अगर आप और फिर से फैक्टर्स को लगाते हो, ठीक है, जैसे आपने फैक्टर्स को लगाया, वेट अ मिनट, स्टेज से नहीं आपको समझ आएगा ठीक से, है ना, परसेंटेजेस है ना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, आई जस्ट डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। तो हम पहले इसके यहां से आपको थियरी से पढ़ा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने टेबल दिया। नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज अ स्टेज, it describes the condition in which if all the factors of production are raised, it will result in higher return of output। मतलब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो भी इंक्रीज होंगे। मतलब इनपुट्स को अगर मैंने 10% से इंक्रीज किया तो आउटपुट भी मेरा 20% से इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट मींस अ कंडीशन जब मैंने अपने इनपुट्स को रेज किया, आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैंने अगर इनपुट को इंक्रीज किया, अगर इनपुट का इंक्रीज कम है और आउटपुट का इंक्रीज ज्यादा है, ये परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन input, then it is increasing return. If percentage increase in input is equal to percentage increase in output, बराबर है, then it is constant returns to scale. And when percentage increase, मैंने input ज्यादा increase किया लेकिन मेरा output कम, this is this, एक second, where my eraser, okay, percentage increase in input is more than percentage increase in output, then it is diminishing returns to scale। आप समझते हैं टेबल से आके, आई होप आपको अब समझ आ जाए। देखो, अगर मैंने मेरा इनपुट में इंक्रीज था 50% का इंक्रीज आया और उसमें 100% का इंक्रीज आ रहा है, तो दिस इज इंक्रीज, मतलब इनपुट का इंक्रीज कम है लेकिन आउटपुट का इंक्रीज ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर इनपुट का इंक्रीज इज इक्वल टू आउटपुट का इंक्रीज, देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इफ इनपुट का इंक्रीज इज मोर, आउटपुट का इंक्रीज इज लेस, इनपुट का इंक्रीज इज मोर एंड आउटपुट का लेस, इट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपने ये अज्यूम करना है कि कैपिटल और लेबर दो फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स भी है, वेरिएबल भी हैं। इन फिक्स प्रोपोर्शन लेबर एंड कैपिटल है इंटीग्रेटेड, हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं और फैक्टर प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करते, इनके प्राइस जो भी कॉस्टिंग होगी वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी और टेक्नोलॉजी इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रीजंस वगैरह इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, आई थिंक बच्चे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, so we'll keep it till here. MCQs I'll discuss in your second part. I wanted to discuss MCQs also, लेकिन just I just don't want कि आप चीजें बोरिंग हो जाएं और आप पहले, I want कि आप इसको अपने अंदर, you know, if you understand this topic first, फिर उसके बाद आप MCQs लगाएं। खाली सुन के आप सीधा MCQs लगाएंगे तो I don't think so, it will be a wastage of time, sheer wastage of time. So आज की वीडियो इधर तक रखते हैं, हम कल की वीडियोस में इसके सारे 50 MCQs डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, so I want you to please like the video, subscribe to my channel and comment your suggestions, और क्या चाहते हैं आप, क्या और होना चाहिए, और what, and if any, in case of any issue, please write in the comment section and do like,
and subscribe, because it requires initiative, it requires time, it requires efforts to make such videos free of cost for you, because I'm already working offline, है ना? So it is very difficult for me to take out time to prepare such videos. So अगर आपकी subscription होगी तो I'll be motivated to make such more videos like this. Thank you so much, class. Thank you.